जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है होली पार्टी का तमाचा। गुस्से से लाल पीली तमतमाई अपने पति पर भड़कती हुई बोली, सुनिए जी, अपनी माँ को अच्छे से समझा देना। 2 दिन के बाद घर में होली की पार्टी है। कम से कम उस दिन वो मेरा मूड न खराब करे। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर वह कमरे से निकली और कुछ भी इधर का उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं यह भी भूल जाऊंगी कि वह मेरी सास है। सीधा घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। कविता अपने पति योगेश से बोली। योगेश बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं माँ को समझाने जाऊं? कम से कम माँ को तो तुम भी संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझा देना। और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो कि घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर योगेश अपने कमरे से बाहर निकल गया। योगेश के बाहर जाते ही कविता बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं इनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी होली पार्टी खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। मन ही मन यह सब बुदबुदाती हुई वह अपनी सास सरला जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती ही हो 2 दिन के बाद होली है और उसी दिन हमारी शादी की 8वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर जरूर करोगी। उसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए आप तैयार ही रहिएगा। इतना कहकर कविता वहां से चली गई। सरला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। होली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है, इन्हें तो बस माँ की नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। हंसी ठिठोली की आवाज सरला जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह होली समारोह और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। सरला जी सोचने लगी, इतनी चाव से वे बेटे के साथ होली बनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। होली के साथ उसकी सालगिरह भी है, तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। सरला जी में बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी तो थी नहीं। वैसे भी सरला जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह जरा सी भी बाहर आती तो उनकी बहू कविता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही उसका त्योहार खराब हो जाएगा और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में सरला जी वे अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। सरला जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे घर से ही निकाल दें, पर मैं जानती हूँ वे इस डर से मुझे नहीं निकाल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखरेख नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तभी अचानक कविता ने उनके कमरे का दरवाजा खोला। उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए, यह साड़ी पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत तार तार ना हो जाए। और ढंग से हाथ मुंह पैर धोकर कंघी कर लेना बालों को। अगर कोई कमरे में आ भी जाए तो नमस्ते, हाँ, हूँ, मैं जवाब देना। बस ज्यादा किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? कविता बस बोले जा रही थी,
पर सरला जी बहू की बातें सुनते सुनते फिर से ध्यान पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से कविता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही है या मैं बस बके जा रही हूँ? सरला जी का ध्यान भंग हुआ और वह बोली, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ होली पर क्या क्या बनवा रही हो? कविता बोली, हे भगवान, जब देखो तब बस खाने की बात। कुछ कहा मैंने आपसे, वह सुना या नहीं? होली की पूजा मैं कर लूंगी, आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज्यादा बात मत कीजिएगा। सरला जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहू, सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या होली की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकती? कविता बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। सरला जी बोली, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ही दे दो, सुबह से सिर्फ 2 बिस्किट और चाय ली है। कविता सरला जी को घूर कर देखने लगी, मानो उन्होंने क्या मांग लिया हो, और फिर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद काम वाली ममता वहां आई और खाने की थाली सरला जी को देते हुए बोली, लो बड़ी मालकिन, खाना खा लो। सरला जी ने आशा भरी नजरों से ममता की तरफ देखा। ममता बोली, बड़ी मालकिन, अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना लेकर आई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो सके, और फिर बिना मालकिन के पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप जानती हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी सब समझ गई थी। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाना खाते देख ममता की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला यह कलेक्टर साहब की माँ है? वह कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसे कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा और बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा होली पर सबको मिठाई बांटता है और सालगिरह पर पार्टी पर उसकी माँ भूखी है। तभी ममता को कविता की आवाज सुनाई पड़ी तो वह बाहर जाने को हुई। तभी सरला जी बोली, ममता, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती, मुझे अभी भी भूख लग रही है। ममता बोली, बड़ी मालकिन, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। सरला जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार होली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी है, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए मैं पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद मेहमान बाहर इकट्ठे होने लगे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। योगेश और कविता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, योगेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे योगेश, घर में आंटी जी भी है ना, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो होली है, उस पर इतनी खुशी का दिन है, तो उन्हें भी यहाँ पर होना चाहिए, क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बात सुनकर योगेश ने कविता की ओर देखा तो कविता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती और होली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने खुद मना कर दिया कि मुझे कोई परेशान न करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था कि उन्हें हर बात में अपने साथ रखने का और उनके हाथों से केक कटवाने का। पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों में खुश करके कविता और योगेश ने एक साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में ममता एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो कविता उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही है तू? यह खाना किसके लिए ले जा रही है? ममता बोली, बड़ी मालकिन को बहुत जोर की भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। कविता बोली, तो एक रोटी काफी है, इस उम्र में ज्यादा खाएंगी तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको कौन उठाएगा। चुपचाप से प्लेट यहाँ पर रख और अपना काम कर।
अम्मा को मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती हैं? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी ममता मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रखकर और अपने काम में लग गई। कविता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 10 बज गए, पर अभी तक सरला जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वे भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे तैसे वक्त बीत रहा था, सरला जी के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। आखिरकार उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से योगेश की नज़र सरला जी पर पड़ी और वह कविता के पास जाकर धीरे से बोला, कविता, मैंने तुमसे कहा था ना, इस होली पर माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। माँ को अंदर लेकर जाओ, इससे पहले कि किसी की उन पर नजर पड़े। कविता फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं हैं? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया देखकर बोली, चलिए अम्मा, अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। सरला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही बोली, बहू, तुम लोग मुझे होली के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को ही दे दो। अचानक से सरला जी की आवाज़ सुनकर सब लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी हुई है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं और कविता हमारे साथ होली में पत्ते खेल रही है। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी आवाज में बातें करने लगे। आखिरकार कविता सरला जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हो तुम आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लो। सरला जी कुछ कहती उससे पहले ही कविता ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने ममता से बोली, ममता, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता तो है ना, वे बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें हर 2 घंटे में भूख लगने लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ममता आश्चर्य से कविता की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर सरला जी के कमरे की तरफ लेकर गई। सरला जी रो रही थी। ममता को देखते ही बोली, देखना ममता, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कौनी छिल गई है। बेचारी बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत ही खून खून हो गया। ममता ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले आप खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। ममता ने अपने हाथों से सरला जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें कम लग रहा था। तो ममता बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपका बेटा और बहू आपसे एक मीठा बोल नहीं बोलते, काहे बर्दाश्त करती हो भला? क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हैं? सरला जी बोली, ममता, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूं, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ही होता है। मैं अकेली क्या करूंगी गांव में? खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी बेटा और बहू रख लेते हैं। यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। योगेश के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला ही छोड़ गए थे।
अब मैं बेटे बहू को छोड़कर भला कहाँ जाऊं। इतना कहते कहते वे रोने लगी। ममता बोली, अम्मा, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो और जमीन जायदाद नहीं संभाल सकती हो। आपके इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाओ। मालकिन, भले ही एक रोटी खाओ लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी कविता ने सुनैना को आवाज लगाई और वे वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही सरला जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या यह सामान की रोटी है। थोड़ी देर बाद ममता कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खाना तो वैसा की वैसा ही था और सरला जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। ममता बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? सरला जी बोली, नहीं चाहिए मुझे ऐसे तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। ममता ने सरला जी को मनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी। कविता और योगेश भी कमरे में आ गए और आते ही सरला जी पर होली के पटाखे की तरह बस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकत करती हैं। खाने के लिए आप इतनी पागल क्यों हो जाती हैं कि भूल जाती हैं मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। फिर रहना अकेली और मनाना तीज त्योहार। योगेश की बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कविता बोली, लो जी, खाने के पीछे इतना हंगामा करती हैं, वह भी वैसा की वैसा ही पड़ा है। खाना बर्बाद करती हैं, पता है भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो, अब मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। योगेश बोला, ठीक कहती हो तुम, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सरला जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुन रही थी। ममता आश्चर्य से सरला जी की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी यह तूफान से पहले की शांति है, ना जाने अब बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे ही दिन योगेश ने सरला जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर सरला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने योगेश को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई जिसके अनुसार उसके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करता हो। और इस ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने ममता को दे दी। इसके लिए उसे हर महीने तनख्वाह भी दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में वे खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने ममता को फोन किया और वो और उसका पति वहां पर आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली। सरला जी के साथ रहने लगे। सरला जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वे योगेश के पास ना भेजकर सरला जी ने अपने पास रखना शुरू कर दिया था। जब पैसा योगेश के अकाउंट में नहीं आया तो वो कविता दोनों गांव पहुंच गए। आते ही सरला जी के ठाट बाट देखकर योगेश बोला, माँ, यह घर का क्या हाल बना रखा है आपने। और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। सरला जी बोली, तुमसे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो। अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। कविता बोली, आप पैसों का क्या करोगी और किससे पूछकर आपने ये घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया। सरला जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था। और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से, संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इसका इस्तेमाल कर लिया। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे यह सब कहने वाले।
योगेश बोला, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपके बेटा और बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। सरला जी बोली, कौन सा बेटा और बहू? वो जो बार तीज त्योहार पर रोटी के लिए अपनी माँ को तरसा देते थे। ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला यहाँ आने की कोई परेशानी मत उठाना। अब होली, दिवाली, न्यू ईयर अपनी पत्नी के साथ आराम से वहीं मनाओ। कविता बोली, मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? जरूर यह सब आपको इस ममता ने ही सिखाया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वह ममता की तरफ बढ़ी, सरला जी ने एक थप्पड़ कविता को जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो इसे हाथ भी लगाया तो आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की इसने ही की, और मेरे मरने के बाद भी यह इस घर में ही रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब मेरे घर से, और वापस कभी लौटकर मत आना। सरला जी के रुद्र रूप को देखकर दोनों की घिघी बन गई। ममता बोली, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार योगेश और कविता इतना समूह लेकर शहर की ओर रवाना हो गए और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आए। यहाँ ममता और उसका पति सरला जी की पूरी सेवा करते रहे, ईमानदारी से उनकी चीजों को संभालते रहे। जब बेटे बहू ने अपना फर्ज ही अदा नहीं किया तो वह इन सब चीजों का अधिकार कैसे पा सकते थे? वे खाली हाथ ही रह गए। तो दोस्तों, सरला जी ने तिरस्कार से जीने की बजाय सम्मान से जीने का जो निर्णय लिया और अपनी बहू बेटे को जो सबक सिखाया, वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तभी तो कहते हैं, खून के रिश्ते से बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।